वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 24 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल एक्सरसाइज सिट मैक्स 20 के बारे में है। हाल ही में इस एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन कंक्लूड किया गया अंडमान सी में। ये एक प्रकार की ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब कि इसमें 3 देश इन्वॉल्व रहेंगे। इसके नाम में 3 वर्ड्स हैं, SIT। S का मतलब है सिंगापुर, I का मतलब है इंडिया और T का मतलब है थाईलैंड। तो इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर तीनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उद्देश्य ये है कि ये तीनों देश आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकें, जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है ये आपस में उसे बेहतर कर सकें। इसमें इंडियन नेवी, सिंगापुर की रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और RTN यानी कि रॉयल थाई नेवी ने पार्टिसिपेट किया। इसका जो फर्स्ट एडिशन है सिटमैक्स का, इसे 2019 के सितंबर महीने में इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन आप यहां मैप में देख सकते हैं, अंडमान सी में। 2020 का जो एडिशन है इसे सिंगापुर ने होस्ट किया है, सिंगापुर की रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने। इसमें देखिए मैरीटाइम ड्रिल्स होती हैं, नेवल ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, सरफेस वॉरफेयर प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं और वेपन फायरिंग वगैरह भी की जाती है। इंडिया की थाईलैंड के साथ 3 एक्सरसाइजेज होती हैं, आर्मी की मैत्री, एयरफोर्स की शियाम भारत और नेवी की इंडो थाई कॉर्पाट, जिस पर हमने कल डिस्कशन किया भी था। और सिंगापुर के साथ इंडिया की जो 3 एक्सरसाइजेज होती हैं, 2000 बोल्ड कुरुक्षेत्रा आर्मी की, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स की और सिम्बैक्स नेवी की। हमारा अगला आर्टिकल एक इलेक्ट्रिक मशरूम के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में मेघालय में खोजा गया है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। इसका जो असल नाम है उसे लेने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। इसे नाम दिया गया है रोलिडोमाइसिस फाइलोस्टाचाइडिस। ये इसका नाम है। ये एक प्रकार का बायोल्यूमिनेसेंट या लाइट एमिटिंग मशरूम है। देखिए, चाइना के कुछ रिसर्चर्स इंडिया के एक NGO के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिसर्च कर रहे थे मशरूम की प्रजाति के ऊपर या फिर फंगस के ऊपर। तो वहाँ के गांव वालों ने पूछा कि क्या मशरूम भी फंगस में आता है। उन्होंने कहा बिल्कुल आता है। तो उन्होंने कहा हमारे जंगलों में कुछ मशरूम हैं जो रात में चमकते हैं, इसीलिए हम उन्हें इलेक्ट्रिक मशरूम कहते हैं। रिसर्चर्स इस बात को सुनकर काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने कहा आप हमें दिखाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो रात में वो सभी लोग जंगल में जाते हैं और इस चमकदार मशरूम को देखकर रिसर्चर्स काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उनमें से कोई कहता है कि इसका नाम रोलिडोमाइसिस फाइलोस्टोचाइडिस है। तो गाँव वाले ने पूछा कि आप इसका नाम जानते हैं, क्या आपने इसे पहले भी देखा है? उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम तो हमने अभी अभी रखा है। तो उन्होंने कहा कि जब अभी अभी रखा है तो थोड़ा अच्छा नाम रख लेते। एक्चुअली में ये रोलिडोमाइसिस जीनस से बिलोंग करता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम जो मेघालय का ईस्ट खासी हिल का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखा गया। बाद में इसे वेस्ट जयंतिया हिल्स में भी देखा गया। दुनिया में बायोल्यूमिनेसेंट फंगस की 97 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अब एक ये भी है। देखिए, ये जो नई स्पीसीज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली मशरूम की ऐसी प्रजाति है जो रोलिडोमाइसिस से जीनस से बिलोंग करती है और इंडिया में पाई गई है। और इस फैमिली की ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो लाइट एमिटिंग है, जो खुद से लाइट एमिट करती है और चमकती है। बायोल्यूमिनेसेंट फंगी का क्या मतलब है? बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वो लाइट एमिट करता है। ये एनिमल, प्लांट, फंगी या फिर बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स ओशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये हमें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी मिल जाते हैं। इनका जो कलर होता है लाइट एमिट करने का, वो डिपेंड करता है कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पौधे या एनिमल में पाई जा रही है। फंगी के केस में अगर हम बात करें तो एक एंजाइम इनमें पाया जाता है, दैट इज ल्यूसोफेरेज। ये इनको ये चमक देता है। चमकते क्यों है, ये भी रीज़न हो सकता है। देखिए, चमकने का कारण एक तो ये होता है कि कई सारे जो बीजाणु होते हैं या स्पोर्स होते हैं, ये इनके ऊपर से बैठ के जगह जगह ट्रेवल करते हैं इनकी चमक को देखकर। तो इससे ये जंगल में आसानी से अपनी स्प्रेड मेंटेन कर पाते हैं। और चूंकि ये चमकदार होते हैं तो कई बार एनिमल्स इनसे बचकर निकल जाते हैं, मतलब इन्हें खाते नहीं। तो इस तरीके से ये खुद को बचा लेते हैं और अपनी स्प्रेड को जंगल में ही श्योर करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल सेंटिनल-6 सैटेलाइट के बारे में है। कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट। ये देखिए, कोपरनिकस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया, जो कि यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उसका प्रोग्राम है। अब क्या इसमें इंडिया इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं, इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसे एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है कैलिफोर्निया से, दैट इज स्पेस एक्स। उनका जो फाल्कन 9 रॉकेट है ये इसे लॉन्च करता है।
प्राइवेट एजेंसी होने की वजह से ये ग्लोबल न्यूज़ बनाती है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो ऐसा कुछ कर रही है। इसका उद्देश्य ग्लोबल सी लेवल को मेजर करना होगा। इसका पूरा नाम जेसॉन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जेसॉन CS मिशन रखा गया है। ये ऊंचाई से अर्थ के क्लाइमेट चेंज में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसका सी सरफेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे कैलकुलेट करने का प्रयास करेगा। इसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, क्योंकि जो कोपरनिकस है वो प्रोग्राम उन्हीं का है, नासा का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, USA का जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और EU, इसके अतिरिक्त फ्रांस का जो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज है, इन सभी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। लॉन्च इसे SpaceX ने किया है। 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने वाले हैं, ये पहला था। दूसरा 2025 में लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम Sentinel-6B होगा। ये सी लेवल राइज को मेजर करते हैं। सी लेवल राइज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पल्सेस सेंड करते हैं और उसके वापस आने के टाइम को कैलकुलेट करके इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि लेवल कितना बढ़ अथवा घट रहा है। ऐसा नहीं कि ये काम इस सैटेलाइट के जरिए पहली बार किया जाएगा। इसके पहले 1992 में ही इस काम को स्टार्ट कर दिया गया था। कई सारी सैटेलाइट्स इसमें काम करती हैं। 2000 टॉपेक्स, पोसाइडन, जेसॉन 1 या जेसॉन 2, वैसे ये सब एक्सपायर कर चुकी हैं, इसलिए ज़रूरी था कि एक सैटेलाइट भेजकर इस काम को कंटिन्यू रखा जाए। हमारा अगला आर्टिकल G20 की 15th समिट के बारे में है, नॉट 50th, इट्स 15th। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया। सऊदी अरेबिया इसे होस्ट कर रहा था वर्चुअल फॉर्मेट में। थीम थी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। यहाँ पर उद्देश्य तो ये रहेगा कि कोविड-19 की जो महामारी है ये पूरी दुनिया में है, तो उसके बाद एक इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल रिकवरी को इंश्योर करने का प्रयास किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नए ग्लोबल इंडेक्स की बात की जो कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में कई सारी चीज़ों को इवेल्युएट करेगा। 4 चीज़ों की इवेल्युएशन की बात की गई। टैलेंट पूल, मतलब जो भी लोग हैं उन्हें किस प्रकार से स्किल किया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति तक सोसाइटी में पहुंच पा रही है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और हम अपने नेचर को कितना कंजर्व कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप के साथ। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है न्यासी। न्यासी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपकी नहीं है बल्कि कुछ समय के लिए आपके पास है। तो क्या हम नेचर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि ये कुछ समय के लिए हमारे पास है, हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है, बर्बाद नहीं करना है, खत्म नहीं करना है क्योंकि ये हमारी नहीं है। देखिए, कोविड-19 के समय में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल पड़ा है या वर्क फ्रॉम एनीवेयर का। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमें G20 का एक वर्चुअल सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए जहां पर हम डॉक्यूमेंटेशन करें, पूरा एक रिपोजिटरी तैयार करें डेटाबेस का। G20 के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इंडिया G20 को होस्ट करेगा 2023 में। पहले इंडिया 2022 में ही होस्ट करने वाला था, लेकिन अब ये जो सेशन है वो इंडोनेशिया को दे दिया गया है, तो इंडिया 2023 में इसे होस्ट करेगा। G20 देखिए 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन मिलाकर 20 हो जाते हैं। इनका एक ग्रुप है जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। 1999 में इसे फाउंड किया गया था, लेकिन तब इसका फंक्शन लार्जली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल था। 2008 में इसके एरिना को एक्सपेंड किया गया और ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी रिव्यू या ओवरव्यू करने लगी। जो 20 मेंबर्स हैं उनके नाम हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में है। हाल ही में एक ग्लोबल ग्रुप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसे लॉन्च किया गया है 3 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मिलकर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE और WHO। इन तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? देखिए, कई सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं। वो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, और उनसे बचने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, दवा का हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो दवा का डोज होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या कई बार हमें दवा का डोज तब दे दिया जाता है जब रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये जो पैथोजेंस होते हैं या फिर ये जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ये उस दवा के प्रति रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, मतलब उसका प्रभाव, उस दवा का प्रभाव उनके ऊपर बंद हो जाता है। उस कंडीशन में वो जो पैथोजन है वो हमारी शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और उससे कॉज जो बीमारी होती है उसे क्योर करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर कंसर्न तो रेज किया जाता है, लेकिन प्रयास नहीं किए जाते और इसीलिए खतरा बनता जा रहा है। इस इंस्टीट्यूशन को, इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य यही है
कि हम दुनिया भर में जो लीडरशिप है उसे हार्नेस कर सकें कि हम इस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। हम ऐसी मेडिसिन को डेवलप करें जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्योर करने में कैपेबल हो। इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। मैंडेट यही होगा कि ग्लोबल रिस्पॉन्स को मॉनिटर करें कि एंटी माइक्रोबियल डिसीजेस को हैंडल करने के लिए कितना अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। रेगुलर रिपोर्ट ही जारी करेंगे। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एग्रीकल्चर, हेल्थ, डेवलपमेंट, फूड, इन सभी में देखेंगे कि एएमआर को लेकर क्या काम किया जा रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर क्या काम किया जा रहा है। जो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेज भी करेगा ये ग्रुपिंग। इसमें देखिए 20 मेंबर होंगे, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे, अभी के और पहले के कुछ मिनिस्टर्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व रहेगी। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, मतलब जो भी FAO, OIE या WHO का हेड है वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुपिंग का मेंबर बन जाएगा। बारबाडोस और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने को चेयर किया इस ग्रुपिंग को राइट नाउ। ये साल में 2 बार अपनी मीटिंग करेंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जब हमारी बॉडी पार्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, जो मेडिसिन हम उनको काउंटर करने के लिए लेते हैं, जब वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें, उनके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें, तो ऐसी स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। एज ए रिजल्ट ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव या इनका जो इन्फेक्शन होता है वो लीथल होता जाता है। कई बार इस प्रकार के रेजिस्टेंस को सुपरबग भी कहा जाता है, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस प्रकार का रेजिस्टेंस कॉज करते हैं उन्हें सुपरबग कहा जाता है। OIE के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। 1924 में इसे बनाया गया था। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करता है, मतलब उसमें भी इन्हें नेम किया जाता है। 182 मेंबर स्टेट्स हैं, हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1945 में बनाया गया था और हेडक्वार्टर इटली में है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है FAO का कि भूख को हराना है, पूरी दुनिया में हंगर को खत्म करना है। देखिए एक स्कीम चल रही है फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। फूड को हम ऐसे प्रोसेस कर दें कि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने अभी 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है इसी स्कीम के तहत। इसके लिए 320 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग हो ताकि प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को हम इंश्योर कर सकें। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं हम उन्हें मॉडर्नाइज करें ताकि वो और बढ़िया इफिशियंसी के साथ वर्क कर सकें। नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही रहेगी। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, सेंटर और स्टेट के PSUs, ज्वाइंट वेंचर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, कोऑपरेटिव, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्राइवेट कंपनीज, ये सभी लोग मिलकर इस स्कीम को या इन सभी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश में अभी एक एम्बिशियस फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। इंडो तिब्बत बॉर्डर वाला जो एरिया है वहां पर, इससे वॉर लाइक सिचुएशन में ट्रूप्स के मूवमेंट में काफी आसानी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। फ्रंटियर का मतलब है सीमांत यानी कि सीमा वाले क्षेत्रों में। मैप में देखिए, यहां पर देखिए बिल्कुल सीमा से लगते हुए तवांग से शुरू होकर ये विजयनगर वाले एरिया तक फैला रहेगा। इसे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कहा जा रहा है। मागो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे भी कहा जा रहा है। ये इन लोकेशन से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर की होगी। मैकमोहन लाइन के पैरेलल ये चलता रहेगा, जो कि डेजिग्नेटेड लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। यहां पर देखिए कई सारे जो हाईवेज हैं वो इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। बॉर्डर एरियाज में जब लड़ाई होती है तो ट्रूप्स का और रसद का, खाने पीने का सामान जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में रोड्स काफी काम आती हैं, इसलिए इन्हें बॉर्डर एरियाज में बनाना पड़ता है। तो ट्रांस अरुणाचल हाईवे और अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इन सभी को इससे लिंक कर दिया जाएगा ताकि मूवमेंट आसान हो जाए। जैसे ये हाईवे जो आसाम के पैरेलल रन करता है, इसे हम जो हाईवे फ्रंटियर पे बन रहा है उससे जोड़ देंगे तो कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और जो ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो प्रपोज्ड है, उसे भी इसी से जोड़ा जाएगा। ये जो हाईवे है ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस करेगा। इससे कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, लेकिन फायदे भी होंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा क्योंकि हार्ड रीच एरियाज हैं, वहां पहुंचना मुश्किल होता है, बट इस हाईवे की मदद से हम पहुंच पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम चाइनीज इंट्रूशन को रोक पाएंगे, मतलब वो जो घुस आते हैं हमारे टेरिटरी में, तो हमारे पास प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी और वॉर लाइक सिचुएशन में ये रोड हमें कई तरीके से मदद करेगी। कुछ स्टेटमेंट यहां पर हैं, आप ट्रू और फॉल्स बताइए। एक्सरसाइज सिटमैक्स 20 ये ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया के बीच में, सही है गलत? बायोल्यूमिनेसेंट एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो लाइट प्रोड्यूस और एमिट करता है,
सेंटिनल-6 सैटेलाइट, ये एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ओन करती है। G20 ग्रुप 1999 में इसे फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में। 5वां वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 में बनाया गया था एनिमल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड वाइड। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताइए। इस पूरे सेशन का जो PDF है वो आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।